सो स्टूडेंट्स, आज हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बात के लिए थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँगी कि इस दिनों हम थोड़ा डिले चल रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का रिवाइज करना था हमें बहुत जल्दी से जल्दी, बट थोड़ा वीडियोज़ अपलोड करने में टाइम लग रहा है। सो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से हमारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। सो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो जनरली क्या होता है ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना हाइयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक तो ये कलर लाइट को एब्जॉर्ब करके कलर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने का क्या मतलब होगा? अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, इसका मतलब कि जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन आधे हैं, वो हाफ फील्ड होंगे। हाफ फील्ड होंगे तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में D5 है, D4 है, D6 है, ये जो हाफ फील्ड होगा ना, ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेंगे। और अगर D10 होंगे तो ये स्टेबल नहीं होंगी। इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। आई बात समझ यहाँ तक? क्यों होगी? क्योंकि ये D5 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, यानी इसको 5 इलेक्ट्रॉन की और नीड है अपनी वैलेंसी, अपना ऑर्बिटल पूरा करने के लिए। और ये पूरा फुल्ली फिल्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, फुल्ली मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट फिर भी इसके कंपेरिजन में स्टेबल है। सो फिलहाल हम बात करते हैं, मेनली यहाँ पे बात होगी D5 की। D5, D4, D6। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इनको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो इनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ना, मैंने पहले भी बस समझाया था मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में। जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी ना, वो स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? क्योंकि ये चाहेंगे बॉन्ड बनाना किसी, जैसे मान लो कोई भी इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या चाहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हो ना कि ये इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट के भी है, इस एलिमेंट के भी है, तो ये क्या चाहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड की इनके अंदर एक बॉन्ड बनाने की चुल पैदा हो जाएगी, तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। सो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली एग्जिबिट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टिपिकली। क्यों होता है वो भी देखते हैं। 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हाइयर होता है, मतलब सोच सकते हो 900 डिग्री तापमान से भी ज्यादा होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है विथ वैल्यूज जनरली इंक्रीजिंग, जिसकी जो वैल्यू इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द मिडल ऑफ ईच ट्रांजिशन सीरीज। D5 कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे लिखा भी है, जो D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा ना जिसका, उसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। एंड डिक्रीजिंग आफ्टरवर्ड्स डिक्रीज होगा। जैसे मान लो कि मिड में, यहाँ पे लिखा मिडिल, दिखाते हैं मिडिल। सो मिड में क्या होगा कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो D5 कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, तो वहां पे मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आगे आफ्टरवर्ड्स जैसे आगे आयरन कोबाल्ट निकल, हाँ, कॉपर जिंक जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जिंक फुल्ली फिल्ड होता है, D10 होता है, कॉपर में D9 होता है। तो आगे जाने पे जो इलेक्ट्रॉन की पैरिंग है वो शुरू हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की पैरिंग शुरू होगी तो इलेक्ट्रॉन की पैरिंग शुरू होने से क्या हो जाएगा? मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेटालिक बॉन्डिंग कम होने से यानी उनको अब बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वो फुल है, उनका ऑर्बिटल कंप्लीट है, तो अब ये बॉन्डिंग कम हो जाएगी। इसका मतलब बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का ना ये थोड़ा डाउट रहता है, वैसे डाउट आना भी चाहिए दिमाग में कि ठीक है मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, बट मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होने से बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? देखो मेटेलिक पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे मान लो कि ये जिंक है, इसमें फुल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं रखेगा और इसका जो नेचर होगा ना वो भी सॉफ्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्रोमियम की, टंगस्टन की, इनको ना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इनको और इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो वही बात है कि ये इनकी बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। और किसी के साथ भी जब ये अटैच होंगे ना, किसी के साथ भी जब ये अटैच होंगे, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ना वो सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी एंड एज अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। तो जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ज्यादा सॉलिड होगी, क्यूबिक होगी, उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इतना मान दो, ठीक है। उसके बाद है एंड डिक्रीजिंग आफ्टरवर्ड्स। हाँ, आफ्टरवर्ड्स किसकी बात करें? जो कि मैंने बता दिया, जिंक वगैरह, जिंक, कैडमियम, मरकरी।
सो नेक्स्ट है पीक वैल्यूज अकरिंग नियर ग्रुप सी क्रोमियम। अब पीक किसका होता है, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पीक पे हाईएस्ट स्टेज का होता है जिंक, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ये जो टंगस्टन होता है ना, ये जो बल्ब होता है ना इसके फिलामेंट में होता है। जैसे ये जो येलो लाइट वाले बल्ब होते हैं ना, 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जो बल्ब होता है उसके अंदर ये टंगस्टन नाम का एक स्ट्रक्चर या फिलामेंट उस बल्ब के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों होता है वो पता है, क्योंकि ये जो टंगस्टन है ना, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेट 3400 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है जिसके वजह से जो बल्ब का, ये जो बल्ब के अंदर इसको इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये इतना टेम्परेचर को सहन कर सकता है। जैसे मान लो कि टंगस्टन को नहीं डाल के किसी दूसरे एलिमेंट को डाल देते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 500 डिग्री सेल्सियस है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट उठा के डाल देते जिसका 500 डिग्री सेल्सियस बल्ब के अंदर डाल देते फिलामेंट पे, तो क्या वो सहन कर सकता था? नहीं, वो तो ब्रेकेज हो जाता, वो हैंड टू हैंड मेल्ट हो जाता। लेकिन जो टंगस्टन है ये 3400 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, तो ये उस बल्ब की, जो उसका बल्ब का टेम्परेचर है ये उसको सहन कर सकता है। और इसके जो बल्ब की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, जो कि मैंने बता दी। क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, मेटालिक बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी, इसीलिए इसका जो पीक पे किसका बोला है, क्रोमियम का, मोलिब्डेनम का और टंगस्टन का। अब नेक्स्ट विल ग्रुप 12, ये तो बात हो रही है ग्रुप 6 की, ये तो बात हो रही है ग्रुप 6 की, ग्रुप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। जो ग्रुप 12 है जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो कम होता है। क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर अवेलेबल ही नहीं होते। एंड Mn मैग्नीज एंड TC शो एनोमलियस लो वैल्यू ड्यू टू वीक बॉन्डिंग। इनमें ये शो करते हैं वीक बॉन्डिंग क्योंकि जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बॉन्डिंग और फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। सो ये था हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। एज स्टॉप समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े रहे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है इसकी, कैटालाइटिक। कैटालाइटिक हम कैटालिस्ट से समझेंगे, जैसे कि हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अमोनिया बनाते हैं, जैसे N2+3H2 से हम फॉर्मेशन करते हैं NH3 2NH3 अमोनिया का। तो यहाँ पे जब हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो कैटालिस्ट लेते हैं Fe को या मोलिब्डेनम को। इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करके ये क्या करते हैं कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है इसको फास्ट कर देते हैं। यानी जहाँ पे इसमें समय ज़्यादा लगने वाला था, जब हम Fe का यूज़ करेंगे तो ये जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की प्रॉपर्टी है या इसकी स्पीड को है ये फास्ट कर देते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यही क्यों ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एस वाले तो नहीं करते, या फिर पी वाले तो हमने नहीं देखा, डी वाले क्यों करते हैं वो देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल भी तो होते हैं, आर हार्ड। ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि फुल्ली फिल्ड नहीं होते, हाफ फिल्ड भी होते हैं कुछ। हाफ फिल्ड होने की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, इसलिए हार्ड होते हैं। डेंस मेटल होते हैं, यानी इनकी जो डेंसिटी होती है ये भी ज़्यादा होती है, मास ज़्यादा होगा तो डेंस हो जाएंगे। विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमने अभी देखा था, और मेटेलिक लस्टर, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड एक्सीलेंट थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कोई भी एलिमेंट अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इनकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, देयर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी स्टीम्स फ्रॉम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मेन पॉइंट है, एक तो ये इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? यानी जैसे मान लो कि क्रोमियम है तो उसका +2 +3 +4 ऐसे +2 +3 +4 +5 +6 +7 यहाँ तक ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते रहते हैं। फिक्स नहीं होती कि इस एलिमेंट के +2 देखनी, +3 होगा, कभी +4 होगा, कभी +5 होगा, कभी +6 होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो S और D ब्लॉक के ऑर्बिटल्स होते हैं, जो S और D के ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप है ना बहुत कम होता है। मेरे बात को ध्यान से सुनना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? क्योंकि S और D जैसे 4s2 और 3d 10 जिंक का मान लेते हैं, तो S और D के बीच में एनर्जी गैप है ना बहुत ही कम होता है। एनर्जी गैप बहुत कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। एंड वैकेंट पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, एक तो ये वैकेंट भी होते हैं, पार्शियली फिल्ड भी होते हैं,
अलाउइंग देम टू फॉर्म इंटरमीडिएट लार्ज सरफेस एरिया। तो ये क्या करेंगे कि पहले तो इंटरमीडिएट आयन बनाएंगे, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट आयन बनाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देंगे। सो यही रीज़न है हमारी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करने का डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वही तो तभी हमने कहीं पढ़ा है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। सो ये रीज़न है मैलेबिलिटी का, डक्टिलिटी का, एक्सीलेंट थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इंटरमीडिएट आयंस भी बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच।